हेलो क्लास, वेलकम। मुझे सुनने में आया कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ये चैप्टर समझने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, हमने सबसे पहले जब पढ़ा था, हमने देखा था जब लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस वगैरह किए थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब हमने किया था। तो इक्वेटोरियल एक लाइन थी जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब उस लाइन के आसपास जो जगह होती है, उस लाइन के आसपास जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, उसको हमने क्या बोला है, इक्वेटोरियल रीजन। देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ के बीच में से इक्वेटर जा रहा है ना, बीच में से इक्वेटर जा रहा है। इस इक्वेटर के आसपास जितना सारा लैंड है, इस इक्वेटर के आसपास का एरिया जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। वो हमारा हो गया इक्वेटोरियल रीजन। जो एरिया हमारी दूसरी पढ़ी थी हमने जब लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे, इक्वेटर तो होता ही है। इक्वेटर के अलावा 23.5 के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है वो काफ़ी गर्म जगह होती है, वो जगह काफ़ी गर्म जगह होती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही होती है। ठीक है, ये एरिया ऑब्वियसली इक्वेटर के आसपास है, इसलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। ये एरिया कहलाता है इक्वेटोरियल रीजन, जिसको हमने टॉरिड जोन भी बोला है। टॉरिड जोन जब हमने जोन पढ़े थे तो उसमें टॉरिड जोन। ठीक है, दिस रीजन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। जो ये रीजन है, जो ये वाला जो आपको कलर्ड पार्ट जो दिख रहा है, हाईलाइटेड पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका हमेशा बहुत गर्म होता है और काफ़ी वेट होता है। यहाँ पे बारिश आती रहती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कि ये हॉट क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, उसके बाद हॉट एंड वेट रीजन तो इसमें हमेशा रहेगा। आज हमें जिसके बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हमारा चैप्टर है, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री का नाम है। बहुत सारे बच्चों को अगर इसमें डाउट है कि ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री का नाम है, जिस कंट्री की लोकेशन ये है, ये जो ग्रीन एरिया में दिख रही है, इसकी लोकेशन यहाँ पर है, एकदम इक्वेटर के ऊपर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, और इसी के बारे में स्टडी हो रही है, इसी की स्टडी हो रही है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कैसे लोग रहते हैं, क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस कंट्री का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये अपनी एक इक्वेटोरियल कंट्री है। ओके, आई होप ये अब आपको बिल्कुल। अब हम देखेंगे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मतलब डीआरसी जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी, इसके अराउंड इसके कौन से नेबर्स हैं। जैसे इंडिया के नेबर है पाकिस्तान, है ना, चाइना, नेपाल, ये सारे नेबर है ना, ऐसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कौन से नेबर्स हैं। तो ये नेबर अपने इनके हैं, सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और कौन कौन है, युगांडा है, रवांडा है, तंजानिया है, बुरुंडी है, ये सारे इसके नेबर्स हैं, ये इसके सारे नेबर्स हैं, राइट। अच्छा, और इसके नेबर कौन कौन से हैं, नीचे जाम्बिया है, अंगोला है, ये इसके नेबर हैं। फिर साइड में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जो इसका नेबर है। अब देखो इन दोनों कंट्रीज के नाम बिल्कुल सिमिलर से हैं। एक कंट्री का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और एक का नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसकी कंट्रीज, कितनी सारी कंट्रीज इसके नेबर हैं। तो ये कंट्रीज हैं जो इसकी नेबर हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसके बिल्कुल यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे किनशासा नाम की
सिटी है, किंशासा इसका कैपिटल है, ठीक है, किंशासा इसका कैपिटल है। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है फ्रेंच। जो कॉन्गो है, कॉन्गो के अंदर से एक रिवर बह रही है, पूरे कॉन्गो के अंदर से बह रही है, इतनी लंबी चौड़ी रिवर है, इसका नाम है कॉन्गो रिवर। ये रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ऑन दी ये अफ्रीका। नाइल रिवर सबसे बड़ी है, उसके बाद कॉन्गो रिवर है, ठीक है, नाइल रिवर सबसे बड़ी है, फिर कॉन्गो रिवर है। ये देखिए नाइल रिवर इतनी बड़ी है, उसके बाद कॉन्गो रिवर है जो इतनी बड़ी है, ठीक है। फिर जो रिवर कॉन्गो है उसका यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए रिवर कॉन्गो को यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिवर कॉन्गो के अंदर से नावें, ये शिप्स वगैरह, नाव, बोट एंड ऑल, ये सब कुछ ले जाया जा सकता है। अब कॉन्गो का लैंडस्केप कैसा है, लैंडस्केप मतलब कि वहाँ पे किस तरह की जगहें हैं, क्या वो बिल्कुल प्लेन है या वो माउंटेन है, या कहाँ पे उसके प्लेन्स हैं और कहाँ पे वो माउंटेन है, कहाँ पे वहाँ पे ग्रासलैंड है। जैसे इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, बिल्कुल ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ पे तो इंडिया में पहाड़ है, लेकिन यूपी बिहार वाला जो रीजन है वहाँ पे प्लेन है ना, इस तरीके राजस्थान वाले में डेजर्ट है। तो इस तरह से इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो इसमें माउंटेन्स हैं जो कि अभी डिटेल में देख लेते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इस कंट्री का, उसमें माउंटेन है, ठीक है, और लेक्स भी हैं, यहाँ पे माउंटेन है, लेक्स हैं। मार्गरीटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डीआरसी, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, मार्गरीटा। मार्गरीटा यहाँ की सबसे ऊंची पीक है माउंटेन्स की। लेक, यहाँ पे लेक भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारे लेक हैं यहाँ पे, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू, लेक तांगेका, ये सारी लेक्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, राइट। लेक किवू, लेक तांगेका, ये सारी लेक्स यहाँ पे हैं। उसके बाद क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अभी हमने पढ़ा था क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ का। यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल गर्म होगा और गीला होगा, हॉट एंड वेट। क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ 24 घंटे, मतलब जो सूरज की किरणें यहाँ 12 महीने आती रहती हैं, सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं इसके ऊपर सूरज की किरणें, इसलिए जो क्लाइमेट है वो यहाँ हमेशा ही हॉट रहता है। यहाँ पे मतलब ऐसा सर्दी वाला मौसम या ऐसी चीज़ें नहीं आती है, हमेशा हॉट क्लाइमेट रहेगा और वेट क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। देखो इस कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा में नमी का होना। तो जो जगह बहुत ज़्यादा वेट रहेगी देन ऑब्वियसली वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जो समर का टेम्परेचर और जो विंटर का टेम्परेचर है उसमें काफ़ी कम वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। बिल्कुल मान लो गर्मियों में अगर 24 डिग्री है तो सर्दियों में अगर 24 डिग्री है, सर्दियों में सोचो 24 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और गर्मियों में यहाँ पे 30 इस तरह का टेम्परेचर, 30-32 ऐसा। तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर में, क्योंकि ये इक्वेटर पे है और इक्वेटर पे सूरज सीधा पड़ता है, ठीक है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लेंथ है डे और नाइट की वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पर डे और नाइट की लेंथ भी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन है वो देख लेते हैं हम, किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। तो यहाँ पे हमेशा बारिश रहती है, बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ पे बहुत घने फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, बिल्कुल घने फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा घने वाले फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। एवरग्रीन का मतलब वो होता है कि इनके कभी भी पत्ते नहीं झड़ते, हर टाइम इनके ऊपर पत्ते लगे रहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बहुत थिक होते हैं, ये इतने थिक होते हैं, इतनी ज़्यादा घने होते हैं ये फॉरेस्ट कि यहाँ पे दिन में भी ऐसा लगता है जैसे रात है अगर उसमें चल रहे हो, क्योंकि सूरज की लाइट को ज़मीन तक पहुँचने ही नहीं देते, इतने ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है।
यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है? यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत तरीके के जानवर रहते हैं, जैसे मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, हिप्पोपोटामस, स्नेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ये वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे रहती हैं, जैसे अकालात, बियर चीक्ड ड्रैगन, ट्रोजन, यहाँ पे चारैक्सिस मॉन्टस और ये हैनेटॉन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अलग अलग तरह के इंसेक्ट, अलग अलग तरह के पंछी। अच्छा, सबसे जो यहाँ का पिक्यूलर फीचर है वो ये है कॉन्गो रिवर डॉल्फिन, जिसकी चोंच से निकली हुई है, एंड एलिफेंट फिश, जिसकी ऐसा लगता है जैसे कि फ़िश की सूंड है, इसलिए इसको एलिफेंट फिश बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये एलिगेटर भी मिलता है, क्रोकोडाइल भी है, इस तरीके की वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ की इकोनॉमी कैसी है? इकोनॉमी मतलब यहाँ पे क्या कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे लोग अपना गुजर बसर करते हैं? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। जो कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग मिनरल्स को दूसरे देशों में, क्योंकि इनके देश में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो ये उन मिनरल्स को दूसरे देशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक कॉपर माइन दिखाई हुई है जिसमें से कॉपर निकलता है, ये एक खदान दिखाई है, इस खदान में से कॉपर निकलता है, ये भी वहीं पर है। ठीक है, कॉन्गो रिवर जो है उसमें से हम वाटर जो है, वाटर को रोक के डैम बना सकते हैं, डैम बना के बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अच्छा खासा पानी का यूज़ किया जाता है, जो कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में यहाँ पे क्या क्या है? एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पर। यहाँ पे देखो ये लोग रबड़, क्योंकि ये इक्वेटोरियल जगह है, इक्वेटर पे रबड़ उगती है, रबड़ ऐसी जगह पे उगती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे रबड़ उगती है। ये लोग रबड़ को कलेक्ट करके फिर दुनिया में बेचते हैं, रबड़ की प्लांटेशन करके। यहाँ पे कॉफ़ी उगती है, कॉटन उगते हैं, शुगर, टी, कोको, ये सारी चीज़ें उगती हैं यहाँ पर। कसावा, प्लांटेन्स, मेज, ग्राउंडनट, राइस, ये सब चीज़ें यहाँ पे उगती हैं, जो कि पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। आई होप अब ये चैप्टर आपको थोड़ा समझ आ गया हो, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है कि किसी और कंट्री के बारे में आप जान रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है, अगर आपको नहीं समझ आया है तो फिर भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।